रईसों के इस कॉलेज में एक अनकहा नियम था। असली रईस लोग मछली खाते वक्त सिर्फ गलफड़ों के पास का अर्धचंद्राकार मांस खाते थे। इसलिए अगर कोई मछली की पीठ का मांस बड़े बड़े निवाले लेकर खाने लगे तो तुरंत समझ लिया जाता था कि वो किसी गरीब परिवार से आया है। दरअसल ये 4 बड़े वित्तीय साम्राज्यों के वारिसों द्वारा बनाया गया एक रईसी का खेल था। हर साल 50 गरीब छात्रों को चुना जाता था, जिन्हें 1 महीने तक अमीर घरानों के वारिस बनकर रहना पड़ता था। अगर वे बिना अपनी असली पहचान उजागर किए पूरा महीना निकाल लेते तो उन्हें भारी इनाम मिलता, लेकिन अगर गलती से भी उनकी असलियत सामने आ जाती तो उन्हें चारों वित्तीय साम्राज्यों के लिए 50 साल तक बिना किसी वेतन के काम करना पड़ता। और मैं तो बस एक मामूली लड़का था जिसे हर दिन पेट भरने की चिंता रहती थी। लेकिन किस्मत ने अचानक मेरी जिंदगी बदल दी। एक दिन खाना डिलीवर करने के दौरान हुए एक हादसे की वजह से इस रईस कॉलेज ने मुझे भी इस खेल के लिए चुन लिया। मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ में सोने की किनारी वाला वो खास निमंत्रण पत्र था। तभी मुझे घर पर बिस्तर पर पड़ी अपनी बीमार माँ याद आ गई। आखिरकार मैंने हामी भर दी। मैंने इस अजीब और बेतुके खेल का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। कॉलेज खुलने के पहले दिन मैंने खुद को पूरी तरह एक ठंडे और बेहद रईस घराने के वारिस जैसा दिखाने की कोशिश की। एक लग्जरी लेकिन कम मशहूर ब्रांड का सूटकेस घसीटते हुए मैं कॉलेज के गेट के अंदर पहुंचा। मुख्य गेट के सामने पहले से ही रईस लड़के लड़कियों की भीड़ जमा थी, क्योंकि आज इस रईसी के खेल की आधिकारिक शुरुआत होने वाली थी। सभी बेसब्री से उन गरीब छात्रों को देखने का इंतजार कर रहे थे जो आज से रईसों का किरदार निभाने वाले थे। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वे यहाँ उनका मजाक उड़ाने आए थे। वे देखना चाहते थे कि झुग्गियों और गरीब परिवारों से आए ये लोग रईस बनने की कोशिश में कितनी गलतियां करेंगे और कितने दिन तक अपना भेष छिपा पाएंगे। कुछ लोगों ने तो पहले से शर्त तक लगा रखी थी कि इस बार ये नकली रईस कितने दिन टिकेंगे। लेकिन जैसे ही मैं गेट से अंदर आया, मेरा साफ सुथरा और आकर्षक चेहरा सबकी नजरों में आ गया। मेरे चेहरे पर एक ठंडी और बेहद रईसी वाली अकड़ थी। मेरी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वहां मौजूद कोई भी इंसान मेरे बराबर का नहीं था। धीरे धीरे आसपास खड़े सभी रईस लड़के लड़कियां मेरी तरफ देखने लगे। वे आपस में धीमी आवाज में मेरी पहचान का अंदाजा लगाने लगे। मैंने हल्की सी भौहें सिकोड़कर गेट के सामने रास्ता रोके खड़ी भीड़ को देखा। फिर मेरी नजर नीचे पड़ी। बारिश की वजह से जमीन पूरी तरह गड्ढों और पानी से भरी थी। मैंने बेपरवाही से अपना कान खुजाया और फिर बगल में खड़े एक हके बक्के रईस लड़के की तरफ देखा। तुम अपना कोट उतारो और मेरे लिए नीचे बिछा दो। मुझे अपने जूतों के तलवों पर पानी लगना पसंद नहीं है। मेरी बात सुनते ही वो लड़का अवाक रह गया। पूरी भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ओह, ये तो हद से ज्यादा अकड़ू है। कहीं ये वही रहस्यमयी वारिस तो नहीं है? कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल शांत हो गया। किसी में भी मेरी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इस साल चारों बड़े वित्तीय साम्राज्यों ने खेल में एक नया नियम जोड़ा था। खेल को और मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने उन बेहद ताकतवर अमीर घरानों के वारिसों को भी इसमें शामिल कर लिया था, जो पहले ही लोगों की नजरों से गायब हो चुके थे। और इस बार वे भी गरीब छात्रों का भेष बनाकर कॉलेज में दाखिल होने वाले थे। यही वजह थी कि मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटे और कम मशहूर ब्रांड का सूटकेस होने के बावजूद कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं सच में एक गरीब छात्र हूँ या फिर किसी बेहद बड़े अमीर घराने का वारिस जो जानबूझकर अपनी पहचान छिपा कर आया है। मैंने आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। मेरे चेहरे के भाव और भी ठंडे हो गए। मेरी नजर जिस तरफ जाती, वहां खड़े छात्रों को अजीब सी बेचैनी महसूस होती, जैसे मेरी मौजूदगी से हवा तक जम गई हो। कोई भी जल्दबाजी में कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि कहीं उन्होंने गलती से किसी बेहद ताकतवर अमीर घराने के वारिस को नाराज न कर दिया हो। तभी भीड़ में से किसी की आवाज आई, हे भगवान, आखिर ये आदमी है कौन? इसकी अकड़ तो देखो। लेकिन कुछ छात्रों को मेरा ये घमंडी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक लड़की ने आखिरकार पलट कर कहा, मेरे हिसाब से ये भी इस बार चुना गया कोई गरीब लड़का ही है, बस दूसरों से ज्यादा चालाकी से अपना किरदार निभा रहा है। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अचानक मैंने हाथ उठाया और चटाक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। पूरी भीड़ सन्न रह गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी तुमने क्या कहा? जरा जोर से बोलो, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। इतना कहकर मैंने जेब से रुमाल निकाला और बेहद घृणा के भाव से अपना हाथ पोंछने लगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सीधे थप्पड़ मार दूंगा। चारों तरफ तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। कमाल है, वो तो दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में शामिल वे की बेटी है, इसने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने सिर्फ 2 बातें कही थी। कोई लड़की को इस तरह थप्पड़ कैसे मार सकता है? बहुत बेहूदगी है, इसमें जरा भी शालीनता नहीं है। थप्पड़ खाई लड़की अविश्वास से अपना गाल पकड़े खड़ी थी। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। वो गुस्से से कांपते हुए मेरी तरफ उंगली करके बोली, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? तुम जानते भी हो मेरे पापा कौन है? मेरे पिता दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक हैं। तुमने मुझसे पंगा लिया है, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने उसकी धमकी को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने बस एक कदम आगे बढ़ाया और उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगा। शायद उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा अपमान महसूस किया था। लोग हमेशा उसकी खुशामद करते थे, लेकिन आज कोई उसे महत्व तक नहीं दे रहा था। वो अचानक आगे बढ़ी और मेरे कपड़े का कोना पकड़ लिया। रुको, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? तभी मेरे कपड़ों से एक ब्लैक गोल्ड कार्ड नीचे गिर पड़ा। ठक। पास खड़े एक तेज नजर वाले छात्र की नजर तुरंत उस कार्ड पर पड़ी। उसने हैरानी से जमीन की तरफ इशारा किया। तुम लोग जल्दी देखो, ये क्या है? सभी की नजरें जमीन पर टिक गईं। अगले ही पल भीड़ में हलचल मच गई। ब्लैक गोल्ड कार्ड, वही ब्लैक गोल्ड कार्ड। पूरी दुनिया में तो इसके सिर्फ 3 कार्ड मौजूद हैं। चारों तरफ हैरानी भरी आवाजें गूंजने लगी। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है मेरा प्लान काम कर गया। इस नकली ब्लैक गोल्ड कार्ड को बनवाने में मैंने जो पैसे खर्च किए थे वे बेकार नहीं गए। मैंने सिर उठाया और उस लड़के की तरफ इशारा किया जिसने अपना कोट उतारकर
लेकर मेरे लिए जमीन पर बिछाया था। फिर मैंने जमीन पर पड़े कार्ड की तरफ इशारा किया। ये कार्ड, इसे उठा लो, अब से ये तुम्हारा है। लड़का खुशी से लगभग उछल पड़ा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। हालांकि मैं उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उस पर कोई बड़ा एहसान कर रहा हूँ, लेकिन उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। वो तुरंत मेरे पास आया और जमीन से कार्ड उठाकर दोनों हाथों से मुझे वापस देने लगा। इतना कीमती कार्ड, अगर मुझे 10 जिंदगी भी मिल जाएं, तब भी मैं इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आप इसे संभाल कर रखिए। मैंने उसकी तरफ घृणा भरी नजर से देखा, फिर रुमाल की मदद से उस कार्ड को उठाया। उसके बाद मैंने हाथ घुमाया और सीधे पास पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। इसे इतना गंदा कर दिया है, अगर किसी को नहीं चाहिए तो फेंक दो। ये देखकर वो छात्र जिसने सबसे पहले कार्ड को पहचाना था, अपना सीना पकड़कर लगभग रो पड़ा। मेरा दिल टूट रहा है। वो दुनिया में मौजूद सिर्फ 3 ब्लैक गोल्ड कार्ड में से एक था और इसने उसे ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ मेरे सामने खड़ा वो लड़का अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि मैं कोई साधारण गरीब छात्र नहीं हूँ। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं किसी बेहद बड़े अमीर घराने का वारिस हूँ, जो जानबूझकर अपनी पहचान छिपाकर यहाँ आया है। वो तुरंत सावधानी से मेरे पास आया और बोला, सहपाठी नमस्ते, मेरा नाम जेंग रुई है, मेरे परिवार का होटल का कारोबार है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप। उसने वही सवाल पूछ दिया जिसका जवाब वहाँ मौजूद हर कोई जानना चाहता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये इस रईस कॉलेज में प्रवेश करने के बाद मेरी पहली असली परीक्षा थी। अगर मैं सफल हो जाता तो इस रईसी के खेल में मेरी जगह पक्की हो जाती, लेकिन अगर मैं यहाँ फंस गया तो सब कुछ खत्म हो जाता। मैंने एक गहरी सांस ली, अंदर छिपी अपनी घबराहट को दबाया, फिर चेहरे पर वही ठंडी और आत्मविश्वास भरी मुस्कान रखते हुए धीरे से बोला, मैं हूँ। आखिर मैं हूँ कौन? ये जानने की तुम्हारी हैसियत नहीं। मेरी बात खत्म होते ही स्टूडेंट यूनियन के कुछ लोग तेजी से वहाँ पहुंचे। वे भीड़ को चीरते हुए मेरे सामने आकर रुक गए। उनमें से एक ने मुझे देखते ही पूछा, तुम ही गु मोयान हो, है ना? नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सिर्फ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बाकी है, जल्दी मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनते ही आसपास फिर से हलचल मच गई। उसका सरनेम गु है। कहीं ये वही गु परिवार का बेटा तो नहीं जो पिछले कई सालों से लोगों की नजरों से दूर था? गु परिवार, वही देश के सबसे बड़े अमीर घरानों में से एक। ये तो बहुत बड़ी खबर है। मैंने सुना था कि गु परिवार का युवा मालिक इसी साल विदेश से वापस आया है। सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह अचानक इस कॉलेज में दिखाई देगा। इस बार कॉलेज ने सच में खेल को दिलचस्प बना दिया है। ये सुनते ही कुछ देर पहले तक अकड़ दिखाने वाली वो रईस लड़की चुपचाप भीड़ के पीछे जाकर छिप गई। उसे डर था कि कहीं मैं उससे बदला लेने के लिए दोबारा कुछ न कर दूं। वहीं जेंग रुई का रवैया भी अचानक पूरी तरह बदल गया। उसने तुरंत मेरे हाथ से सूटकेस ले लिया। मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, इतने छोटे काम के लिए आपको खुद हाथ लगाने की क्या जरूरत है? ये काम मुझे करने दीजिए। कहते हुए जेंग रुई ने अपने सीने पर हाथ रखा और मेरे प्रति अपनी वफादारी दिखाने की पूरी कोशिश की। मैंने ऐसा जताया जैसे मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था, मैंने चुपके से राहत की सांस ली। मैंने आसपास खड़े रईस लड़के लड़कियों के चेहरों पर नजर डाली। उनकी आंखों में मेरे लिए डर और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसी पल मुझे एहसास हुआ, मेरा नया किरदार पूरी तरह जम चुका था। अब सभी को यकीन हो गया था कि मैं विदेश से लौटा हुआ गु परिवार का रहस्यमय युवा मालिक हूँ। मेरी 3 महीने की तैयारी आखिरकार काम आ गई थी। इस कॉलेज में लगभग हर छात्र किसी न किसी बड़े अमीर घराने से था। यहाँ जरा सी गलती और मेरी असली पहचान सामने आ सकती थी। इसलिए मुझे खुद को एक गहरी जड़ों वाले, रहस्यमयी और बेहद ताकतवर परिवार के सदस्य के रूप में पेश करना जरूरी था। और गु परिवार के उस युवा मालिक की पहचान मेरे लिए बिल्कुल सही थी। इससे मुझे देश में किसी दोस्त या रिश्तेदार के न होने का बहाना बनाने में भी आसानी हो रही थी। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कैंपस में घूम रहा था। रास्ते में कॉलेज की आलीशान इमारतें देखकर भी मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मुझे उनमें जरा भी दिलचस्पी न हो। मेरे चेहरे पर पूरी तरह शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कॉलेज में नहीं बल्कि अपने ही घर के पिछवाड़े में घूम रहा हूँ। मेरी ये ठंडी और रईसी वाली चाल देखकर बाकी लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया। अब हर कोई मुझे पहले से भी ज्यादा सम्मान की नजर से देख रहा था। कुछ देर बाद मैं एक बेहद आलीशान बंगले के सामने रुक गया। मैंने हाथ उठाकर सामने की तरफ इशारा किया। ये जगह ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। मेरी बात सुनकर एक लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से बोली, लेकिन ये तो डेथ इनहेरिटर का कमरा है। जेंग रुई ने भी सामने खड़े मुझे चिंता से देखा। गु युवा मालिक, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जो इससे बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आप चाहें तो हम वहाँ जा सकते हैं। मैंने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, फिर एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए सीधे अंदर जाने लगा। ये कमरा अच्छा है, तुम इधर आओ। इसके अंदर का सारा सामान बाहर फेंक दो, फिर पूरा सामान नया लगवाना और कमरे की अच्छी तरह सफाई भी करवाना। मेरी बात सुनते ही जेंग रुई के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि ये 4 बड़े वित्तीय साम्राज्यों में सबसे ज्यादा गुस्सैल उत्तराधिकारी लाई शाओ का कमरा था। अगर लाई शाओ वापस आ गया और उसने हम दोनों को यहाँ देख लिया तो शायद हम दोनों का बचना मुश्किल हो जाता। मैंने जेंग रुई को ठंडी नजरों से देखा। वो खुद को समझता क्या है? तभी लाई शाओ का एक कट्टर प्रशंसक गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत मेरी तरफ बढ़ा जैसे लाई शाओ के लिए मुझसे भिड़ने वाला हो, लेकिन उसके पास खड़े एक समझदार दोस्त ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो क्या? ये गु सरनेम वाला आदमी है, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ये सुनते ही वो लड़का शांत पड़ गया। अब वो कुछ नहीं कर सकता था, बस अपनी आंखों के सामने लाई शाओ का सामान एक एक करके कमरे से बाहर फेंका जाता देख सकता था। अचानक धड़ाम
धड़ाम, एक सामान नीचे जमीन पर जोरदार आवाज के साथ गिरा। पूरे इलाके में हलचल मच गई। ये पागल हो गया है क्या? वो लाई शाओ का निजी सामान है और ये उसे ऐसे ही बाहर फेंक रहा है? लेकिन ऊपर खड़ा जैंग रुई जरा भी नहीं हिचका। उसने तुरंत फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसकी आवाज में घबराहट भी थी और खुशामद भी। हेलो, तुरंत लोगों को लेकर यहाँ आओ। लाई युवा मालिक के कमरे में जितना भी सामान है उसके जैसा बिल्कुल नया सामान खरीद कर लाओ। वो कुछ पल रुका, फिर तुरंत बोला, नहीं, जो सामान पहले था उससे भी बेहतर होना चाहिए। फोन काटने के बाद भी वो लगातार नीचे झांकता रहा। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अंदर से बेहद घबराया हुआ था। कुछ ही देर में मेरा सामान भी नए कमरे में व्यवस्थित कर दिया गया। मैंने दरवाजा बंद किया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर से लगातार महसूस हो रही सारी निगाहें अचानक गायब हो गईं। मेरे चेहरे पे बना ठंडा और घमंडी भाव तुरंत गायब हो गया। मेरे पूरे शरीर का तनाव भी एक पल में खत्म हो गया। मैं पलटकर उस आलीशान बंगले के नरम और बड़े बिस्तर पर गिर पड़ा। फिर सीने पर हाथ रखकर राहत की लंबी सांस ली। बाल बाल बच गया। आखिरकार पहली परीक्षा पार हो गई। इस रईसों के खेल के लिए मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने अपनी सारी पार्ट टाइम नौकरियां तक छोड़ दी थी। रईसों के कॉलेज से मिले 1 लाख रुपए के एडवांस में से पैसे लगाकर मैंने 3 महीने पहले ही कुछ जासूसों को काम पर लगा दिया था। उनका काम था सभी बड़े अमीर घरानों की जानकारी इकट्ठा करना। मैंने उनकी दी हुई सारी जानकारी एक नोटबुक में बेहद सावधानी से लिख रखी थी। कॉलेज में मौजूद लगभग हर छात्र के पारिवारिक बैकग्राउंड, स्वभाव और आदतों को मैंने रट लिया था। खासकर उन 4 बड़े वित्तीय साम्राज्यों के परिवारों के बारे में मुझे लगभग सब कुछ पता था। इतना ही नहीं, मैंने एक लोन प्लेटफॉर्म से बड़ी मुश्किल से 10 लाख रुपए भी उधार लिए थे। मैं अच्छी तरह जानता था कि एक बार इस खेल में कदम रखने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जीतना। अगर मैं हार गया तो जिंदगी भर कर्ज वसूलने वालों के डर में जीना पड़ता। मैंने मन ही मन तय कर लिया था, मुझे जीतना ही होगा। मैं उठकर बैठ गया। फिर जेब से अपनी और अपनी माँ की एक साथ वाली तस्वीर निकाली। तस्वीर को देखते ही मेरी आंखों का भाव गंभीर हो गया। मैंने मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं सिर्फ 1 महीने तक अपना भेष बनाए रखकर बड़ा इनाम नहीं जीतूंगा। मैं अपनी सामाजिक हैसियत की सीमा भी पूरी तरह बदल दूंगा। मैं एक असली रईस बनूंगा। जब तक मेरे पास ताकत और अधिकार रहेंगे तब तक मेरे पुराने दुख दोबारा मेरे सामने नहीं आएंगे। मैं दोबारा कभी ऐसा मामूली इंसान नहीं बनूंगा जिसे लोग अपने पैरों के नीचे कुचलते रहें। इस बार मुझे इस पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा होना है। अगले दिन से कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई। मैं क्लास में घंटी बजने के ठीक आखिरी वक्त पर पहुंचा। क्लास में मौजूद दर्जनों आंखें तुरंत मेरी तरफ घूम गईं। मैंने चेहरे पर बेपरवाही का भाव रखा और सभी की नजरों के बीच खिड़की के पास एक कोने में जाकर बैठ गया। जो छात्र पहले मेरे आसपास बैठे थे वे मुझे देखते ही एक एक करके अपनी सीट बदलने लगे। किसी में भी इस दिखने में बेहद ताकतवर गू परिवार के युवा मालिक को परेशान करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था जो हद से बाहर हो। फिर भी हर किसी की नजर लगातार मुझ पर थी। तभी 4 बड़े वित्तीय साम्राज्यों के उत्तराधिकारियों में से एक टैंग टैंग सीधे चलकर मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। पूरी क्लास में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी के मन में एक ही सवाल था, टैंग टैंग जैसी ऊंची पहचान वाली लड़की खुद इस रहस्यमयी लड़के के पास क्यों आई? क्या वो सबके सामने उसकी असली पहचान उजागर करने वाली थी? मैं अभी डेस्क पर सिर रखकर सोने ही वाला था, लेकिन आसपास की फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंच गई। वो 4 बड़े वित्तीय साम्राज्यों की उत्तराधिकारी टैंग टैंग है। सुना है 4 में वही सबसे भोली और मासूम है। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है टैंग टैंग मेरे लिए इस रईसों की दुनिया में कदम जमाने का अच्छा मौका हो सकती है। मैं सीधा होकर बैठ गया और उसकी तरफ देखा। फिर मैंने खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। हेलो टैंग टैंग, मुझे तुम पसंद हो। मेरी बात खत्म होते ही पूरी क्लास में हंगामा मच गया। ओह, ये क्या हो रहा है? क्या ये पागल हो गया है? टैंग टैंग भी पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। उसने धीरे से पलटकर मेरी तरफ देखा। उसी वक्त खिड़की से आती धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरी पहले से आकर्षक शक्ल पर सूरज की हल्की रोशनी पड़ते ही मेरा चेहरा और भी चमकदार और रईसी वाला दिखाई देने लगा। टैंग टैंग ने शायद पहली बार किसी लड़के को इतना खूबसूरत देखा था। वो पहली नजर में ही मुझे देखकर हैरान रह गई। कुछ पल पहले तक उसे लग रहा था कि मैंने उसका मजाक उड़ाया है, लेकिन अब वो गुस्सा अचानक गायब हो चुका था। उसकी जगह उसके दिल में एक अजीब सी शर्म और झिझक पैदा होने लगी। और देखते ही देखते ये पूरी स्थिति एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक दृश्य में बदल गई। ये खूबसूरत दृश्य जल्द ही इंटरनेट पर वायरल हो गया। 4 बड़े वित्तीय साम्राज्यों का विशेष लाउंज। क्यूई हंझो निजी तौर पर बनवाए गए असली चमड़े के सोफे पर बैठा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वो बेहद गंभीर नजरों से फोरम पर मौजूद मेरी और टैंग टैंग की तस्वीरों को घूर रहा था। वो लापरवाही से पोस्ट के नीचे आने वाले कमेंट स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन अचानक उसकी उंगली एक ऐसी चर्चा पर जाकर रुक गई जिसमें गू परिवार के युवा मालिक के बारे में बात हो रही थी। क्यूई हंझो ने हल्की सी भौं उठाई। गू परिवार का युवा मालिक कॉलेज शुरू होते ही टैंग परिवार की सबसे लाडली बेटी टैंग शाओ को प्रपोज कर बैठा। हिम्मत तो काफी है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी देखा क्यों नहीं? पास ही सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगाए बैठे लेंग युए ने बेपरवाही से जवाब दिया। वो पहले से विदेश में रहता था। तुमने उसे नहीं देखा? ये बिल्कुल सामान्य है। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? लेकिन अगले ही पल लेंग युए की नजर फोरम पर मौजूद उस शांत और ठंडे स्वभाव वाले लड़के की तस्वीर पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी कस ली, फिर तुरंत ऐसा जताया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। क्यूई हंझो
अभी भी फोन में मौजूद तस्वीर को घूर रहा था। उसके मन में एक अजीब सा शक पैदा हो चुका था। भले ही वो कोई ऐसा बेहद ताकतवर अमीर घराना हो जो कई सालों से दुनिया की नजरों से दूर रहा हो, फिर भी उसके बारे में एक भी खबर न होना थोड़ा अजीब है। क्यूई हंझो के चेहरे पर दिखाई दे रही उलझन ने पास बैठे बोर हो रहे लाई शाओ की जिज्ञासा जगा दी। वो तुरंत आगे बढ़ा और की हंझो के हाथ से फोन छीन लिया। वो देखना चाहता था कि आखिर वो लड़का दिखता कैसा है जिसने आमतौर पर शांत रहने वाले की हंझो को भी इतना सोचने पर मजबूर कर दिया। की हंझो कुछ समझ पाता उससे पहले ही लाई शाओ फोन लेकर दूसरे सोफे पर जा बैठा। उसने तस्वीर खोली और उसे बड़ा कर दिया। खिड़की के पास बैठा धूप में नहाया हुआ वो बेहद खूबसूरत लड़का स्क्रीन पर साफ दिखाई देने लगा। लाई शाओ ने तुरंत मुंह खोल दिया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ था। ओह, ये तो हद से ज्यादा खूबसूरत है। वो कुछ पल तक तस्वीर को घूरता रहा, फिर बोला, इतना खूबसूरत चेहरा रखने वाला इंसान अब तक मेरी नजर में कैसे नहीं आया? क्यूई हंझो ने भी सिर हिलाया। सही कह रहे हो। सिद्धांत के हिसाब से उसके जैसे चेहरे वाले इंसान के बारे में हमारे सर्कल में जरा सी भी खबर न होना अजीब है। कहीं इसके पीछे कोई ऐसा राज तो नहीं जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है? लेंग युए ने चश्मे के ऊपर से नजर उठाई और ठंडी आवाज में कहा, की हंझो, तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो। पहले तुम इस तरह की चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेते थे। की हंझो का चेहरा एक पल के लिए ठहर गया। क्या ऐसा है? उसने तुरंत इनकार कर दिया। कुछ नहीं है, मैं बस यूं ही अंदाजा लगा रहा था। लेकिन लाई शाओ को अब उनकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी नजर लगातार फोन में मौजूद उस शांत लड़के की तस्वीर पर टिकी थी। उसने उंगली से स्क्रीन पर उसके खूबसूरत चेहरे को हल्के से छुआ। उसके होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। गू मोयान, अब मामला थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। दोपहर होते ही सभी रईस लड़के लड़कियां कॉलेज की कैंटीन में खाना खाने पहुंच गए। मैं भी रेस्टोरेंट के कोने में बैठा था। मैंने नीचे अपनी प्लेट में देखा और मेरा चेहरा अचानक ठहर गया। मेरे सामने थी स्टीम की हुई ग्रुपर मछली। क्योंकि इस रईसों के कॉलेज में एक अनकहा नियम था। असली रईस लोग मछली खाते समय सिर्फ गलफड़ों के पास का अर्धचंद्राकार मांस खाते थे। अगर कोई मछली की पीठ का मांस बड़े बड़े निवाले लेकर खाने लगे तो तुरंत समझ लिया जाता था कि वो किसी गरीब परिवार से आया है। और यही इस रईसों के खेल में खिलाड़ियों के लिए दूसरी बड़ी परीक्षा थी। अनगिनत खिलाड़ी इसी छोटी सी गलती की वजह से पकड़े जा चुके थे। उनका नाम, सम्मान, सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस परीक्षा के लिए मैंने घर पर पूरे आधे महीने तक खास अभ्यास किया था। मैंने बिना कोई भाव बदले अपनी चॉपस्टिक गलफड़ों के पास वाले अर्धचंद्राकार मांस की तरफ बढ़ाई। तभी मुझे साफ महसूस हुआ कि आसपास मुझ पर टिकी गर्म निगाहें थोड़ी ढीली पड़ गई थी। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। लेकिन तभी टैंग टैंग अपनी प्लेट लेकर दौड़ती हुई आई और मेरे सामने बैठ गई। उसने मेरी प्लेट में रखी ग्रुपर मछली को देखा और मुझसे घुलने मिलने की कोशिश करते हुए बोली, गू मोयन, तुम्हें भी मछली पसंद है? उसके चेहरे पर खुशी आ गई। कितना अच्छा संयोग है, मुझे भी मछली बहुत पसंद है। मैंने सिर उठाए बिना बस हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दे दिया। हालांकि क्लास में किए अपने प्रपोजल के बारे में मैं पहले ही साफ कर चुका था कि वो सिर्फ मजाक था। लेकिन पता नहीं क्यों टैंग टैंग को मुझसे लगाव हो गया था। वो लगातार मेरे सामने बैठकर इस रईस कॉलेज की गपशप और मजेदार किस्से सुनाती रही। उसकी बेफिक्र बातों की वजह से धीरे धीरे मेरी सतर्कता भी कम होने लगी। मैंने चॉपस्टिक उठाई और ग्रुपर मछली की तरफ बढ़ाई। लेकिन अचानक मेरी चॉपस्टिक का रुख थोड़ा बदल गया और वो लगभग मछली की पीठ वाले मांस की तरफ पहुंच ही गई। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। माथे पर ठंडा पसीना आ गया। हालांकि मैंने पूरे आधे महीने तक इसका अभ्यास किया था। लेकिन कॉलेज आने से पहले मैंने 10 साल से भी ज्यादा समय तक मछली की पीठ वाला मांस ही खाया था। आखिर वो एक गरीब इंसान की स्वाभाविक आदत थी। तभी टैंग टैंग ने मेरी हरकत देख ली। उसने तुरंत मुझे रोक दिया। शायद उसे लगा कि मैं अभी अभी विदेश से वापस आया हूँ और इस सर्कल के नियम नहीं जानता। उसने अच्छे इरादे से समझाया, मछली की पीठ वाला मांस मत लेना। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बोली, तुम अभी अभी विदेश से वापस आए हो, शायद तुम्हें पता नहीं है, हमारे कॉलेज में एक अनकहा नियम है। मछली खाते समय सिर्फ गलफड़ों के पास वाला अर्धचंद्राकार मांस खाना होता है, वरना लोगों को लगेगा कि तुम किसी गरीब परिवार से हो। मेरी जान में जान आई। अच्छा हुआ टैंग टैंग इतनी सीधी और मासूम थी और मेरी पहचान पर पूरी तरह विश्वास करती थी, वरना मेरा भेद यहीं खुल जाता। मैंने बिना चेहरे पर कोई बदलाव लाए तुरंत चॉपस्टिक की दिशा बदल दी। बिल्कुल सही निशाने से मैंने अर्धचंद्राकार मांस का एक टुकड़ा उठा लिया। फिर टैंग टैंग की तरफ हल्की सी मुस्कान दी और उसे मुंह में डालकर चबाने लगा। खाना बर्बाद करना शर्म की बात है। टैंग टैंग ने राहत की सांस ली और अपने सीने पर हाथ रख लिया। हाय, मुझे पता ही था। गू मोयन भाई मछली की पीठ वाला मांस कैसे खा सकते हैं? वो खुशी से बोली। तो तुम बस खाना बर्बाद नहीं करना चाहते थे? फिर उसके चेहरे पर हल्की शर्म आ गई। गू मोयन भाई सच में कितने अच्छे हैं। उसने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे सच में उनसे थोड़ी सी पसंद हो गई है। उधर दूसरी मंजिल पर 4 बड़े वित्तीय साम्राज्यों का विशेष रेस्टोरेंट था। लाई शाओ की नजर बेहद तेज थी। उसने साफ देख लिया था कि मैं कुछ देर पहले मछली की पीठ वाला मांस उठाने वाला था। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने सामने बैठे शियाई हंझो की तरफ देखा। हंझो, तुमने देखा? शियाई हंझो ने उसकी तरफ देखा। लाई शाओ ने नीचे मेरी तरफ इशारा किया। अभी अभी उस गू मोयन ने मछली की पीठ वाला मांस खाने की कोशिश की थी। क्यूई हंझो ने हाथ में पकड़े रेड वाइन के ग्लास को हल्के से घुमाया। उसकी जांचती हुई नजर नीचे बैठे मुझ पर टिक गई। वाकई थोड़ा संदिग्ध है। उसने कुछ पल सोचा, लेकिन विदेशों में रहने की आदतें अलग होती हैं। हो सकता है उसे इस नियम की आदत न हो, इसलिए उसका ऐसा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। लाई शाओ ने बेपरवाही से भौं उठाई। ऐसा है क्या? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई।
लेकिन अब मुझे इस मशहूर गू परिवार के युवा मालिक में पहले से भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी है। इतना कहकर लाई शाओ अचानक खड़ा हो गया और सीधे नीचे कैंटीन की तरफ चल पड़ा। उस समय मैं डाइनिंग टेबल पर आराम से खाना खा रहा था। टैंग टैंग भी मुझे इस कॉलेज से जुड़े पुराने किस्से और चारों वित्तीय साम्राज्यों के मशहूर कारनामे सुनाती जा रही थी। तभी एक काली परछाई अचानक कैंटीन की एकमात्र रोशनी के सामने आकर रुक गई। मैं और टैंग टैंग दोनों ने एक साथ सिर उठाया। सामने लाई शाओ खड़ा था, चेहरे पर वही बेपरवाह और शरारती मुस्कान। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर मेरी प्लेट में रखी उस ग्रुपर मछली पर नजर डाली। मछली के अर्धचंद्राकार हिस्से का आधे से ज्यादा मांस पहले ही खाया जा चुका था। लाई शाओ ने फिर मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान में चुनौती साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर मेरी परीक्षा लेने आया हो। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि लाई शाओ आखिर गू मोयान को कौन सी चुनौती देने वाला है और क्या गू मोयान अपनी असली पहचान छिपा पाएगा, तो वीडियो का अगला पार्ट मिस मत करना। अगले पार्ट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में PART 2 जरूर लिखो।